आज के इस वीडियो में हम गाला गेम्स वेबसाइट पर मौजूद 15 गेम्स की चर्चा करने जा रहे हैं और मैं उन्हें लीस्ट फेवरेट क्रम से मोस्ट फेवरेट क्रम में रखने जा रहा हूँ। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी तरह से मेरी व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है। यदि आप किसी भी तरह से मेरी सूची से असहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। खैर, निश्चित रूप से इसका कोई गलत और सही जवाब तो नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर आधारित है कि आप व्यक्तिगत रूप से किस तरह की गेम खेलना पसंद करते हैं। खैर, गाला में वेब 3 के क्षेत्र में बहुत सारी अविश्वसनीय गेम्स आ रही हैं और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि ये सभी 15 गेम्स वेब 3 स्पेस में जारी होने वाली टॉप 25 गेम्स हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में उनकी टीम ये निर्णय लेने में अच्छा काम करती है कि वो किस स्टूडियो के साथ काम करना चाहते हैं और वो गेम्स के साथ भी बिल्कुल यही करते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर कौन से गेम्स लॉन्च करना चाहते हैं। ऑन चेन गेमिंग का स्पॉन्सर बनने के लिए गाला का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 15, इनमें से किसी एक गेम को तो नंबर 15 पर आना ही था, इसलिए मैं टाउन क्रश को चुन रहा हूँ। टाउन क्रश एक टाउन स्टार थीम वाला मैच 3 पजल गेम है जो काफी हद तक कैंडी क्रश जैसा है। मैंने वास्तव में इसे काफी खेला है, ये बहुत ही मजेदार है, लेकिन मैं इसे यहाँ 15वें नंबर पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये गाला द्वारा अब तक रिलीज की गई सबसे कैजुअल गेम है और व्यक्तिगत रूप से मैं वास्तव में कैजुअल गेम्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मुझे कुछ ऐसा पसंद है जिसमें मैं वास्तव में खो जाऊँ। हालांकि इस गेम ने बहुत कुछ बड़ी तकनीकी चीजें साबित की। ये गाला द्वारा लॉन्च की गई पहली ऐसी गेम थी जो वास्तव में पूरी तरह से जीरी चेन पर चलती थी और इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए सभी मूव्स को ऑन चेन प्रोसेस किया जाता था। आपकी सभी जीत को भी ऑन चेन प्रोसेस ही किया गया था और शाब्दिक रूप से ये गेम जीरी चेन के निर्माण के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण रही है, जिस पर अंततः सभी गाला गेम्स चलेंगी। इसलिए भले ही ये गेम 15वें नंबर पर है, फिर भी ये गाला इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे वास्तव में लगता है कि ये अधिक लोकप्रिय गेम में से एक हो सकती है क्योंकि हर कोई इसे खेल सकता है। ये वास्तव में हर किसी के लिए भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि सुपर कैजुअल नॉन गेमर्स प्रकार के लोगों के लिए भी। अब नंबर 14, गाला पर मेरी नंबर 14 गेम है लेगेसी। मुझे लगता है कि ये गेम बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस गेम को अभी तक खेल नहीं पाया हूँ। मैंने कुछ लोगों को इसे गैलावर्स माल्टा में हुए आखिरी गैलावर्स में खेलते हुए देखा है। ये देखने में काफी रोचक लगी, लेकिन इस सूची के सभी गेम्स में ये शायद सिर्फ एक ऐसी गेम है जिसके बारे में मैं सुपर एक्साइटेड नहीं हूँ। मतलब ये ऐसी नहीं है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से खेलना पसंद करूंगा। खैर, लेगेसी के डेवलपर्स ने मूवीज नामक एक और गेम बनाई है जिसे एक बच्चे के रूप में मैंने बहुत खेला था। मुझे लगा कि अपना खुद का मूवी स्टूडियो चलाना और अपनी खुद की फिल्में और सामान बनाना कितना अच्छा है। और हाँ, किसने सोचा होगा कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि ये गेम काफी मजेदार थी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अभी भी उस गेम के निर्माता ने बनाई है। हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा हूँ और हो सकता है कि ये गेम सुपर मजेदार हो और मैं वास्तव में इसका आनंद ले पाऊं और फिर शायद मुझे अपने शब्दों को वापस लेना पड़े, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे, समय ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, लेगेसी अपने खुद के व्यवसाय को विकसित करने के बारे में है। ओके, सो नंबर 13 पर मैंने रखा है स्पाइडर टैंक्स को और मुझे पता है कि इससे आप में से कुछ लोगों को गुस्सा आने वाला है, लेकिन सच कहूँ तो भले ही मैं वास्तव में मोबा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन स्पाइडर टैंक में अभी तक मेरे लिए लीग ऑफ लेजेंड्स जैसी गेम की तरह रिप्लेबिलिटी नहीं है। पॉज। ठीक है, तो पिछले हफ्ते इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद स्पाइडर टैंक एक्चुअली लॉन्च हुई और मुझे कहना होगा कि मैं बहुत ही पेसिमिस्टिक था। पिछले 3 दिनों से मुझे स्पाइडर टैंक खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हर रोज मैं कई घंटों तक इसे खेल रहा हूँ। अर्निंग का ऑप्शन इसे वो रिप्लेबिलिटी देता है जिसकी इसे जरूरत थी। तो आगे बढ़े और गेम लॉन्च होने से पहले मेरी राय सुने, लेकिन बस ये जान लें कि अगर मैं आज इस गेम को फिर से रेट करता हूँ तो ये गेम टॉप 5 में हो सकती है। स्पाइडर टैंक पर बनाई मेरी वीडियो देखें जहां मैं इस बारे में बात करता हूं कि मैं कैसे चाहता हूं कि इसमें इन गेम क्रेसेंडो, बिल्डअप और लेट फैंटेसी जैसी चीजें शामिल हो। जैसे कि मैं जानता हूं कि डेवलपर्स अपनी तरह का गेम बना रहे हैं, शायद वे उस दिशा में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीजें व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इस गेम को और एडिक्टिव बना देगी।
लेकिन मैं हर गेमर की तरह नहीं हूँ और पूरी तरह से मोबा के साथ लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे गेम में 14 या 15 साल के लिए अपना समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत अधिक समय है। जैसे एक समय था जब मैं लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहा था शायद हर रोज 8 से ज्यादा घंटे, और वास्तव में मोबा में बर्नट आउट हो गया था। तो शायद यही कारण है कि वास्तव में मैंने इसे 13th पोजीशन पर रखा है और इससे ऊपर नहीं। लेकिन मुझे वास्तव में वो टीम बहुत पसंद है जो स्पाइडर टैंक पर काम कर रही है। मुझे लगता है कि गेम मीडिया वास्तव में एक अच्छा गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है। इनमें काफी संभावनाएं हैं, लेकिन गाला में इतने शानदार खेल हैं कि इस गेम को 13 पर ही रखना पड़ा। खैर, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो अब नंबर 12 पर आता है एकोज ऑफ एम्पायर। अब वास्तव में हमारे चैनल पर एकोज ऑफ एम्पायर का एक छोटा सा ट्यूटोरियल प्रीव्यू अपलोड किया गया है, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। खैर, एकोज ऑफ एम्पायर एक एपिक 4X साई-फाई स्ट्रेटजी गेम है जिसमें काफी रहस्य हैं और ये वास्तव में काफी अच्छी दिखती है, लेकिन मैं अभी तक इसे नहीं खेल पाया हूँ। खैर, अब तक इसके गेम प्ले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया है। खैर, मैं वास्तव में इसे खेलना चाहता हूँ। खैर, चीजों के ब्लॉकचेन पक्ष के अलावा जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा पहलू है, लेकिन हाँ, इस तरह की गेम को अभी भी खुद को साबित करना है। मुझे मैप पसंद है, मुझे लगता है कि ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे एक ऐसी स्पेस गेम का आइडिया अच्छा नहीं लगता जिसमें 2D मैप हो। अंतरिक्ष तो यामी नहीं है, ये हमारे चारों ओर हर जगह है। जैसे तो अगर जहाज समुद्र पर अंतरिक्ष में होने जा रहे हैं तो ये समुद्र का दृश्य बनाने जैसा होना चाहिए। मुझे नहीं पता, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही हार्श हो रहा हूँ। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि ये गेम अच्छी साबित होगी। मुझे साई-फाई पसंद है, मुझे स्पेस गेम्स भी पसंद है, मुझे स्ट्रेटजी गेम्स भी पसंद है, मुझे 4X गेम्स पसंद है। इसलिए मुझे लगता है कि गेम के पास एक मौका तो है, अगर वो इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो शायद ये सूची में ऊपर जगह बना ले। लेकिन अभी के लिए मैं अन्य सभी गाला गेम्स के मुकाबले एकोज ऑफ एम्पायर को इस जगह पर ही रख रहा हूँ। ऑलराइट, नंबर 11 पर हमारे पास है टाउन स्टार। टाउन स्टार इनमें से कुछ अन्य गेम्स के विपरीत एक ऐसी गेम है जिसे मैंने बहुत खेला है, और ये गेम वास्तव में बहुत एडिक्टिव हो जाती है, जिसका मतलब है कि अगर अन्य सभी गेम्स, अगर यहाँ 10 अन्य गेम्स हैं जिनमें मैंने टाउन स्टार को उनसे ऊपर जगह दी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी अन्य गेम्स भी इतनी ही एडिक्टिव होंगी। टाउन स्टार एक ऐसी गेम है जिसमें मैंने कुछ वीकली कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, और उन वीकली कॉम्पिटिशन्स के दौरान आप वास्तव में पूरे दिन इस गेम को खेल रहे होते हैं। ये बहुत ही मजेदार है, और वास्तव में मैं टाउन स्टार पर बर्नट आउट हो गया था। जैसे वीकली कंपटीशन के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दूसरे कंपटीशन में भी भाग लेना चाहिए। लगातार 2 में हिस्सा लेना तो पागलपन ही था। ये आपके दिमाग को नष्ट कर देता है, इसमें बहुत समय और प्रयास लगता है, खासकर यदि आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हैं। और वास्तव में मैं किसी स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं कर रहा था। ठीक है, स्क्रिप्ट का उपयोग करने वालों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये वास्तव में एक सिंगल प्लेयर के रूप में काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कि 2 लोगों की टीम फिर भी इसे खेल सकती है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार जब उन्होंने सर्वर को क्लाइंट साइड अथॉरिटेटिव के बजाय सर्वर साइड अथॉरिटेटिव में बदल दिया, तो ये गेम इस सूची में बहुत ऊपर जा सकती है। ऐसा करने से वो वास्तव में स्क्रिप्टिंग बंद कर सकते हैं, वो हैकिंग रोक सकते हैं, वो बॉटिंग बंद कर सकते हैं, और ऐसा होने पर टाउन स्टार मेरे लिए सूची में ऊपर जा सकती है, क्योंकि फिर एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिस्पर्धा करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं वास्तव में सर्वर साइड अथॉरिटेटिव होने के इस बदलाव के बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और ऐसा होने पर ये बॉट्स और स्क्रिप्ट चलाने के बजाय हम में से किसी भी खिलाड़ी के अनुभव को बेहतर बनाएगा जो वास्तव में इस गेम को खेलना चाहते हैं। तो यदि आप उनमें से हैं जो मेरे चैनल देखते हैं और जो टाउन स्टार्स पर स्क्रिप्टिंग करते हैं, मेरा मतलब है गाला ने कहा है कि ये अब ठीक है, तो इसलिए मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ऑलराइट, तो अब हम टॉप 10 पर पहुंच गए हैं, और याद रखें ये सभी वेब 3 गेम्स की टॉप 25 में आने वाली टॉप 10 गेम्स हैं, इसलिए मुझे इन गेम से काफी उम्मीदें हैं गाला द्वारा लॉन्च किए जाने पर। और नंबर 10 है इटर्नल पैराडॉक्स। अब ये एक ऐसी गेम है जिसे मैं अभी तक खेल नहीं पाया हूँ, इसलिए मेरी राय व्यक्तिगत है, क्योंकि मैंने खुद ही अभी तक इसे नहीं खेला है, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इटर्नल पैराडॉक्स स्टैंडर्ड 4X मूल बातों को फॉलो करता है, जिसका अर्थ है एक्सप्लोर, एक्सपेंड, एक्सप्लॉइट एंड एक्सटर्मिनेट। और एक बड़ा अंतर है इसका रोल प्लेइंग गेम स्टाइल, जिसमें टर्न बेस्ड कॉम्बैट शामिल है। इटर्नल पैराडॉक्स इन 2 शैलियों के मिश्रण को विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है। मेरा मानना है कि ये गेम एंड्रॉइड और iOS पर भी उपलब्ध होने जा रही है, जिससे वास्तव में गेमर्स की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फोन तो होते ही हैं, लेकिन ये पीसी पर भी खेलने योग्य होने जा रही है। तो हाँ, इसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित तो जरूर किया है। ये बहुत दिलचस्प लग रही है और मैं इसे खेलने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब नंबर 9 पर हमारे पास है फोर्टिट्यूड।
और फोर्टीट्यूड एक ऐसी गेम है जिसे मैंने खेला है। इस गेम में काफी टेस्टिंग हुई है, इसलिए मैं काफी हद तक इसे जांचने में सक्षम रहा हूँ और ये वास्तव में काफी मजेदार है। ये मुझे वास्तव में कुछ लोकप्रिय मोबाइल गेम्स की याद दिलाती है जो पहले से ही लॉन्च हो चुकी हैं, जहां आप अपना एक बेस बनाते हैं और फिर खुद का बचाव करते हुए दुश्मनों पर हमला करते हैं। और हाँ, ये एक वास्तव में एक बहुत ही अच्छी PvP टावर डिफेंस गेम है जो मुझे लगता है कि बहुत लोकप्रिय हो सकती है, क्योंकि ये वास्तव में काफी लोकप्रिय शैली है। और फिर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चीजों का क्रिप्टो ऑन चेन पक्ष रियलिज्म के स्तर को और बढ़ाता है और ये इंटेंसिटी को इतना अधिक बढ़ा देगा जिसके कारण ये गेम और अधिक इमर्सिव हो जाएगी। फोर्टीट्यूड में जैसा कि आप अपने गांव का निर्माण और विकास करते हैं, आपको विभिन्न प्रकार की रक्षात्मक संरचनाओं जैसे कैनन टावर्स, एरो टावर्स और शक्तिशाली जादुई इमारतों को तैयार करना और रणनीतिक रूप से रखना होता है, जिन्हें आप सभी को अटैक से बचाने के लिए वहां पर डिजाइन किया गया है। ऑलराइट, तो नंबर 8 पर आता है चैंपियंस अरीना। अब ये एक ऐसी गेम है जो मुझे नहीं लगता कि आप में से अधिकांश लोग खेल पाए होंगे। हालांकि मैं माल्टा में हुए गैलावर्स में इसे थोड़ा सा खेलने में सक्षम हो पाया था। वहां कुछ टैबलेट्स पर यह गेम उपलब्ध थी और यह गेम वास्तव में काफी मजेदार थी। मैं इसे बहुत प्रभावित भी हुआ। मुझे लगा कि ये एक मोबाइल गेम के लिए काफी इन डेप्थ में तैयार की गई गेम है और कार्ड लाइक बैटल गेम प्ले वास्तव में मजेदार था। इसने मुझे एक गेम की याद दिला दी कि मैं इसे इस सूची में थोड़ा ऊपर रखा हूँ। और हाँ, मुझे लगता है कि इस गेम में काफी संभावनाएं हैं। तो चैंपियंस अरेना एक टर्न बेस्ड RPG है और ये खिलाड़ियों को 100 से अधिक विभिन्न आकर्षक और अद्वितीय NFT चैंपियन और विभिन्न प्रकार के NFT आइटम्स भी इकट्ठे करने की अनुमति देता है। और आप अपने चैंपियन को मिशन पर भेजने के लिए बुलाते हैं। रियल टाइम टेक्निकल टर्न बेस्ड बैटल्स में उन्हें सीधे तौर पर नियंत्रित करते हैं और ये टर्न बेस्ड बैटल्स हैं जिन्होंने मुझे वास्तव में प्रभावित किया था। एनिमेशन एकदम मस्त है, हर कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है और मुझे इसे खेलने में आश्चर्यजनक रूप से काफी मजा आया। तो नंबर 7 पर आता है बैटल स्टार गैलेक्टिका। बैटल स्टार गैलेक्टिका एक MMO 4X है। इस सूची में पहले से ही एक 4X है। हो सकता है कि मेरे पास यहाँ सबसे ज्यादा रेटिंग वाला 4X यही हो। बैटल स्टार गैलेक्टिका जाहिर तौर पर इसी नाम से बेहद लोकप्रिय टीवी शो पर आधारित है और मैंने वास्तव में इस गेम के डेवलपर्स से बात भी की। काफी मजेदार कहानी है। मैं माल्टा में अपने लिए बुरीटो ले रहा था और बैटल स्टार गैलेक्टिका की टीम सचमुच रेस्टोरेंट में हमारे बगल में ही बैठी हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वही ऑन चेन गेमिंग वाले हो? और मैंने कहा आप लोग कौन हैं? और जवाब आया कि हम गाला के लिए एक गेम बना रहे हैं और फिर हमारी लंबी बातचीत हुई। ये गेम वास्तव में काफी अच्छी है। जिस तरह से वो बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन प्लेयर्स का विकल्प ला रहे हैं, इस 4X में लड़ना वास्तव में दिलचस्प है। जैसे लगभग सभी खिलाड़ी सुपर शक्तिशाली AI के खिलाफ लड़ते हैं और इसमें नए सीजन आते रहेंगे और हर सीजन में पूरा बोर्ड रीसेट होने वाला है। लेकिन खिलाड़ी एक दूसरे के साथ टीम बना सकते हैं या फिर एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सभी खिलाड़ी AI के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये वास्तव में मजेदार होने वाला है। जैसे पॉलिटिकल गेम प्ले, बैकस्टैबिंग और टीमिंग और बड़े मजबूत गिल्ड झगड़ों की उम्मीद की जा सकती है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इस गेम में बहुत संभावनाएं हैं। गाला द्वारा रिलीज की गई सभी 4X में से मुझे लगता है कि ये वाली गेम बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तो अब नंबर 6 पर हमारे पास है द वॉकिंग डेड एम्पायर्स, जो वास्तव में एक बड़े टीवी शो पर आधारित और एक बड़ा नाम है। यह तथ्य कि गाला इन शीर्ष नामों को पहचाने योग्य ब्रांडों को शामिल कर रहा है, यही कारण है कि मुझे लगता है कि गाला के पास Web3 गेमिंग मेन स्ट्रीम के लिए वास्तव में एक शानदार मौका है और इसलिए मैं गाला गेम्स को लेकर इतना एक्साइटेड रहता हूँ। हाँ, वॉकिंग डेड एक ऐसी गेम है जिसे मैं खेल पाया हूँ और ये वास्तव में काफी मजेदार है। यदि आपने मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम को मिस कर दिया है तो मैं इसे अभी स्क्रीन पर पॉपअप करके डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूंगा। वॉकिंग डेड खेलने का सिर्फ 1 घंटा ही वाकई में काफी मजेदार था। मुझे लगता है कि वो एक सुपर मजेदार गेम है और मुझे लगता है कि ये गेम पारंपरिक गेमर्स के साथ साथ हम में से उन लोगों के लिए भी बहुत लोकप्रिय होगी जो Web3 और मेटावर्स गेम के भविष्य को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। आप में से उन लोगों के लिए जो अपरिचित हैं, द वॉकिंग डेड एम्पायर्स AMC के द वॉकिंग डेड की विश्वासघाती दुनिया में स्थापित एक मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है और इस गेम में आपको कुछ भी करके जिंदा रहना है, जिसका अर्थ है आपूर्ति के लिए कचरा छानना, अपना नया घर बनाना, सहयोगियों के साथ टीम बनाना और दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों और वॉकर दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। और इस दौरान आप खुद एक वॉकर में ना बदलने की अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तो अब बारी है टॉप 5 गेम्स की। तो नंबर 5 पर आते हैं। शायद ये एक ऐसी गेम है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप इस गेम को मेरी तरह उच्च रैंक नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों के बारे में शायद ये सच है क्योंकि ये सब व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है, लेकिन ये एक ऐसी गेम है जो मेरे एक सुपर प्रतिस्पर्धी व्यक्ति के रूप में, जो वास्तव में
हार्टस्टोन का एक बहुत बड़ा प्रशंसक है, मुझे बेहद पसंद आई। और ये गेम है लेजेंड्स रिबॉर्न एज ऑफ चांस। डेक बनाने और अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के बारे में ये वास्तव में एक बड़ी अच्छी रणनीतिक कार्ड गेम है। और इस गेम में आपको कार्ड और क्रीचर्स का एक विशाल संग्रह मिलता है जो आपको अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए डेक का निर्माण, पूर्ण निर्माण और ट्वीक करने की अनुमति देता है। और किसी ऐसी व्यक्ति के रूप में जिसे पीवीपी से प्यार है, मैं बिल्कुल तुरंत ही खेल की प्रतिस्पर्धा प्रकृति के कारण इस गेम का फैन हो गया। अपने ओपोनेंट से बेहतर डेक बनाना ये वास्तव में बेहद दिलचस्प और मजेदार है। कई बीटास के दौरान मैं नंबर 1 रैंक तक पहुंच पाया और मुझे इससे प्यार हो गया। इसलिए मैं इसे शीर्ष 5 में जगह देने के लिए थोड़ा पक्षपाती हो सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी गेम है जिसके लिए मैं वास्तव में उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत लोकप्रिय हो सकती है। मैं निश्चित रूप से अब तक के सभी कार्ड गेम के बारे में सोचा भी, लेकिन ये अब तक का सबसे अच्छा वेब 3 कार्ड गेम है और इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर, कुछ अन्य कार्ड गेम्स भी हैं जैसे स्प्लिंटरलैंड्स या गॉड्स अनचेंज। शायद मैं थोड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मुझे लेजेंड्स रिबॉर्न सबसे ज्यादा पसंद आया। तो चलिए अब नंबर 4 पर हमारे पास है ग्रिड। ग्रिड एक ऐसी गेम है जो वास्तव में मेन स्ट्रीम में आ सकती है। ना केवल ये गेम एपिक गेम स्टोर पर लॉन्च हो रही है, जिसका अर्थ है कि लाखों लोग इसे संभावित रूप से डाउनलोड करने में सक्षम होने जा रहे हैं, बल्कि ये हमारी पीढ़ी की सबसे लोकप्रिय गेम शैलियों में से एक है, जो कि एक बैटल अरीना जहां लोगों का एक झुंड एक मैप में दाखिल होता है, उसमें केवल एक ही व्यक्ति जीवित बाहर निकलता है। ये शैली फोर्टनाइट, पबजी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। कुछ अन्य गेम्स ने वास्तव में दिखाया कि लोगों की इस तरह की शैली में काफी रुचि थी और फिर फोर्टनाइट ने वास्तव में इस शैली को अच्छे से कैपिटलाइज किया। लेकिन मुझे लगता है कि स्पेस में ग्रिड वास्तव में काफी शानदार कर सकता है। ग्रिड एक राइड या डाई अल्टीमेट वाइल्ड वेस्ट बैटल रॉयल गेम है जहां सिर्फ सही निशाना लगाने के अलावा भी काफी चीजें हैं। इस लूटर शूटर गेम के बारे में वास्तव में सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब ब्लॉकचेन पर है। रिवॉर्ड्स वास्तविक रिवॉर्ड्स में बदलने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये गेम खुद एक शानदार गेम बन सकती है या फिर वास्तव में एक बार फिर से स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट बन सकती है। खैर, आप जो भी कहना चाहें। तो अब नंबर 3 पर हमारे पास है सुपीरियर। सुपीरियर वास्तव में एक मजेदार गेम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें प्लेयर वर्सेस प्लेयर विकल्प आएगा तो ये इस गेम को अगले स्तर पर ले जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये एक को-ऑप शूटर है जहां आप अपने NFT हीरो को अपग्रेड करते समय वेव्स और वेव्स ऑफ एनिमीज से लड़ते हैं। इसका गेम प्ले, इसके डायलॉग बहुत ही मजाकिया हैं। गेम प्ले वाकई मजेदार है, बहुत तेज गति वाला है और मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक मजेदार थर्ड पर्सन शूटर है। ये काफी लाइट भी है, इसलिए इसमें बहुत सारी तेज गति और विशेष योग्यताएं भी हैं। और यदि आप मेरी इस लाइव स्ट्रीम को नहीं देख पाए हैं तो इसे देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या लिंक स्क्रीन पर पॉपअप होगा। एक ऐसी गेम है जिसे मुझे खेलने में बहुत मजा आया, लोगों को भी बहुत मजा आएगा। मैं तो इसके Q4 में लॉन्च होने के बाद रिस्पॉन्स की वेट कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास नंबर 2 पर आती है लास्ट एक्सपेडिशन। लास्ट एक्सपेडिशन एक और शूटर गेम है, इस बार फर्स्ट पर्सन शूटर, और ये वास्तव में बेहद मजेदार भी है। एक बार फिर से आप मेरा लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। लास्ट एक्सपेडिशन AAA टीम की तरफ से बनाई गई है जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी और हेलो जैसी गेम्स पर काम किया है। तो इन डेवलपर्स की टीम में बहुत सारा अनुभव है और ये गेम वास्तव में काफी अच्छी दिखाई देती है। ये वास्तव में अभी अनरियल इंजन में अपग्रेड हो रही है। लेकिन हाँ, लास्ट एक्सपेडिशन में प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट एक्सट्रैक्शन फर्स्ट पर्सन शूटर ड्रिवन भी है और ये सस्पेंस और एक खतरनाक विदेशी ग्रह द्वारा संचालित फर्स्ट पर्सन शूटर एक्शन है जहां सब कुछ आपको मिटा देना चाहता है। तो हाँ, ये कुछ एक्साइटिंग प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल्स वाली गेम है, जबकि एलियंस भी पीछे से आप पर हमला कर रहे होते हैं। और अगर आप इस गेम की इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं तो आपको मेरे लाइव स्ट्रीम को देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये गेम असाधारण स्तर वाली एक गेम है और लोग इसे पसंद करेंगे। तो अब बारी है ड्रम रोल की हमारे नंबर 1 के लिए। जो कोई भी इस चैनल को देखता है वो शायद पहले से ही जानता था कि ये मेरी नंबर 1 गेम बनने जा रही है। लेकिन जिस गाला गेम के लिए मैं सबसे ज्यादा उत्साहित हूँ, जिसका मैं इंतजार नहीं कर सकता, वो है मिरांडस। मिरांडस एक एपिक फैंटेसी RPG है जो 5 प्लेयर मोनार्क्स द्वारा शासित एक विशाल दुनिया में स्थापित है। गेम में खिलाड़ियों को पसंद की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। वो अकेले जंगल में निकल सकते हैं या फिर गहरे जंगल और काल कोठरी में राक्षसों के खिलाफ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और आप किसी एक मोनार्क के साथ भी शामिल हो सकते हैं
और उनके दरबार के शूरवीर के रूप में सेवा कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से किसी अन्य तरीके से आप इससे बड़े पैमाने पर प्लेयर्स की ओनरशिप वाली इकोनॉमी में भाग ले सकते हैं। इसलिए इस दुनिया की सभी दुकानें खिलाड़ियों की ओनरशिप वाली हैं, सभी राज्य खिलाड़ियों की ओनरशिप वाले हैं, सभी शहर और कस्बे खिलाड़ियों की ओनरशिप वाले हैं। और ये वास्तव में ऐसे मेटावर्स को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जो एक वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ पहला संतुलित मेटावर्स है और खिलाड़ी काम पर जा सकते हैं या फिर दूसरी दुनिया में गेम को खेल सकते हैं। और हाँ, जब आप रेडी प्लेयर 1 के मेटावर्स या द ओएसिस की तरह सोचते हैं जिसकी अर्नेस्ट क्लेन ने कल्पना की थी, तो मुझे लगता है कि मिरांडास गाला गेम्स पर लॉन्च होने वाली सभी गेमों में से सबसे करीब है और शायद उसमें बदलने में सक्षम है। इसलिए मैं मिरांडास के लिए वास्तव में बेहद उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि एक ऐसी गेम है जिसे मेरे अलावा सभी ने बहुत कम आंका है, जिससे अन्य लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कोई इस खेल के बारे में उतना आशावादी नहीं है जितना मैं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस गेम को अभी भी बहुत कम आंका जा रहा है। मुझे लगता है कुछ शुरुआती प्ले टेस्ट और इस तरह की चीजों के आधार पर लोग इसे बहुत कठोर तरीके से आंक रहे हैं। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट टीम के अनुभव को देखता हूं कि इससे पहले उन्होंने किस प्रकार की गेम्स बनाई हैं, जैसा कि फॉलआउट 2, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, ये गेम डेवलपर्स टीम सिर्फ एपिक MMO बनाना जानते हैं। और मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन को शामिल करना, इस गेम में मौजूद हर चीज पर वास्तविक मूल्य जोड़ना, इसे बहुत रियलिस्टिक, बहुत इमर्सिव बना देता है और मैं इस दुनिया में अपने रोल प्ले के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं इस गेम के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। पेट्रियन पर हमारा समर्थन करने के लिए इससे बेहतर समय पहले कभी नहीं था। हमारे पास एक विशेष पेट्रियन डिस्कॉर्ड है जिसे हमने अपने पेट्रियन डिस्कॉर्ड को मूल्य प्रदान करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अविश्वसनीय समुदाय के सदस्य फ्लिफ को काम पर रखा है। इसका मतलब है कि हम हर महीने NFT उपहार दे रहे हैं। हमने हाल ही में मिरांडास एग्जाम्पलर्स दिए हैं। इसके अलावा वहाँ समुदाय के बहुत सारे शानदार सदस्य हैं जिनसे आप उनके पसंदीदा Web3 गेम के बारे में अधिक जानने के लिए चैट कर सकते हैं, संभावित रूप से गेम खेलने के लिए गिल्डमेट ढूंढ सकते हैं और इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि आप शामिल होते हैं तो हाय कहना मत भूले, मैं आपसे चैट करने के लिए वहाँ उपलब्ध रहूंगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉप 15 गेम्स पसंद आए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल